Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe. हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज मैं जिस चैप्टर को आप लोग के सामने लेके आई हूँ उस चैप्टर का नाम है अवकाश वाली सभ्यता। तो देखिए, ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। और एक बात आप लोग को बता दूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो एक प्रगतिवादी कवि हैं। तो देखिए 1949 में श्यामधनी पत्रिका में यह जो कविता है वो प्रकाशित हुई थी। कौन सी कविता? अवकाश वाली सभ्यता। तो चलिए हम इस कविता को लेकर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले में समरिया घाट में सन 1908 ईस्वी में एक बहुत ही गरीब परिवार, कृषक परिवार में हुआ था। तो उनकी शिक्षा दीक्षा वो भी गांव में ही हुई। फिर देखिए, जैसे आपके यहाँ पे कवि परिचय में कुछ लिखा, मैं पहले उसको थोड़ा पढ़ देती हूँ आप लोग के सामने। पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया उन्होंने। दिनकर जी को पारिवारिक परिस्थितियों से बाध्य होकर अध्यापन करना पड़ा। वह बिहार सरकार के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्होंने बिहार सरकार के प्रचार विभाग का उप निदेशक बनकर भी कार्य किया। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद को भी सुशोभित किया। वह राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। उन्होंने भारत सरकार के स्वराष्ट्र मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भी अनेक सेवाएं दी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, जैसे कुरुक्षेत्र, रेणुका हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि उनकी कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। तो जो मैंने आपको पहले ही कहा कि रामधारी सिंह दिनकर जी एक प्रगतिवादी कवि थे। वो हमेशा राष्ट्रवादिता के ऊपर लिखा करते थे। तो देखिए, यह भी कुछ ऐसी ही कविता है। दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं। वह ओज एवं पौरुष के कवि हैं। राष्ट्रीयता की भावना उनकी कविताओं का प्रधान विषय है। दिनकर जी सामाजिक समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं। दीनहीन मजदूर, किसानों, समाज के शोषित एवं पीड़ित जन समुदाय के सच्चे हमदर्द रहे हैं और तीखे आक्रोश के साथ सामाजिक वैषम्य एवं शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो देखो, यहाँ पे दिनकर जी को जिस प्रकार के सम्मान मिले हैं, तो हम पहले उनको लेके थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, तो देखिए इस कृति पर, देखिए संस्कृत के 4 अध्याय, इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। उर्वशी काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य भी बनाए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो इस प्रकार देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो बहुत ही सम्मानित और राष्ट्र कवि के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के ऊपर बहुत ही संवेदनशील थे। समाज में होने वाली समस्याओं को लेकर वो अपनी कविताओं में चेष्टा किए हैं कि सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए समस्याओं को। तो दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई। तो चलिए अब हम आते हैं कविता में। मैं रात के अंधेरे में
सितारों की ओर देखता हूँ जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये जो कविता, ये विश्व में, समाज में जो हो रही अराजकता, जो ये मशीनीकरण, ये जो आविष्कार मशीनीकरण के ऊपर तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक कवि है। यहाँ पे व्यंग्य के रूप में यहाँ पे कवि ने कहा है कि पहले मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति जिस प्रकार से चलती थी, जैसा भाईचारा था, तो वो सब कुछ अब दिन दिन वो बंद होता जा रहा है। सब अपने आप को समेट लिए हैं और सब आराम प्रिय जिंदगी जीवन व्यतीत करने की खोज में मशीनीकरण को इतना ज़्यादा प्रयोग में लाने लगे हैं। जैसे देखिए, साधारण सा हम एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी भी अब रिमोट के ज़रिए बैठे बैठे हम टीवी ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये जो दिन ब दिन जो समाज जो है वो मशीनीकरण होता जा रहा है, आविष्कार और विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हो रहे हैं, इससे मानवता में बहुत विडंबनाएं आ रही हैं, मानव जाति में। तो देखिए, जैसे पहला पद जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं रात के अंधेरे में, मतलब देखिए यहाँ पे कवि जो हैं वो रात के अंधेरे में सितारों को देख रहे हैं। तो मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। तो देखिए, जब तक विश्व में सब हैं तो तारे रहेंगे ही। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो विश्व जो है वो ये जो घटना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है। जब आप जानते ही हैं कि जब कोई विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध होने के बाद बहुत ही नष्ट विनष्ट ये सब होते रहते हैं। धन संपत्ति, घर द्वार, फिर काम, सब कुछ नष्ट होने लगता है। तो ये दिन ब दिन ये जो हम हिरोशिमा, नागासाकी, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो परमाणु बम जो ब्लास्ट जो हुए, इससे तो बहुत धन जन की क्षति हुई, अनेक मनुष्य मारे भी गए। तो उसी के ऊपर यहाँ पे कवि जो हैं वो कहना चाहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हम प्रगति की ओर जा रहे हैं कि हम नष्ट करते जा रहे हैं सब कुछ। तो देखिए, भारत में भक्ति की धारा पहले दक्षिण भारत से आई थी, उसी को हम आगे पढ़ने जाएंगे। तो देखिए, मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। मतलब यहाँ पे कवि जो है उनको स्पष्ट रूप से ये पता है कि भारत अपने स्थान पर ही रहेगा, चाहे जितना कुछ हो जाए, जितना नष्ट विनष्ट हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन वह अपने स्थान पर ठीक लौट कर आएगा। जो ज्योति दुनिया में, यहाँ पे किसकी ज्योति की बात की जा रही है? जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, किसकी? मानवता की ज्योति, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। देखिए, यहाँ पे दाहिने करतल की बात यहाँ पे क्यों कहा गया है? यहाँ पे दाहिने करतल का एक अलग ही अर्थ है। भारत में देखिए, भक्ति की जो धारा थी वो पहले दक्षिण भारत से ही चली आ रही थी। तो धर्म सदाचार भारत के दक्षिण से ही यहाँ पे शुरू हुई। हमने मशीनीकरण को अपना जीवन साथी बना लिया है। तो इससे क्या हुआ, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सबके हाथ में सिर्फ अवकाश ही अवकाश रहेगा, मीन्स खाली समय रहेगा, उनके हाथ में कोई काम नहीं रहेगा। तो देखिए, ये जो मैं यहाँ पे एक शब्द है दाहिने करतल पर जलेगी, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। क्या जलेगी? तो देखिए, मानवता की ज्योति जो है वो जलेगी। तो देखिए, आप लोग को ये पता ही होगा कि हमारे शंकराचार्य जी जो थे वो भारत के चार जो दक्षिण से ही आए थे, तो उन्होंने भारत के चारों कोनों पर चार मठों की स्थापना की थी। तो कवि का यह मानना है कि आने वाले समय में ये मठ ही मानवता के मूल्य के पीठ होंगे। मतलब जब सब कुछ नष्ट विनष्ट हो जाएगा तब ये चारों ओर के ये जो विश्व के ये जो भारत के चारों ओर जो ये पीठ जो तैयार किए गए थे शंकराचार्य द्वारा जो स्थापना की गई थी, एवं अनेक बड़े बड़े साहित्यकारों ने इसके ऊपर जो बहुत
कहानियाँ लिखे हैं, तो कहानियाँ, काव्य लिखे हैं, तो ये मानवता के मूल्य उन्हीं पीठ से हमें प्राप्त होगा, वहीं से हमें शांति की प्राप्ति होगी। तो देखिए इसी मठों से मानवता का संदेश पूरे विश्व की ओर फैल जाएगा। तो आपको ये मालूम होगा कि हिंदी साहित्य में सूर्य और शशि कहे जाने वाले, सूर्य किसे, सूरदास को बोला जा रहा है, और शशि अर्थात तुलसीदास जी को बोला जा रहा है। तो देखिए ये सूर्य और शशि कहे जाने वाले सूरदास और तुलसीदास जी भी दक्षिण संप्रदाय से प्रभावित थे। तो इस प्रकार कवि का मानना यही है कि यही पीठ है, जब सब कुछ नष्ट विनष्ट हो जाएगा तब ये जो ज्ञान पीठ जो है वहीं से हमें एक आशा की ज्योति मिलेगी, यही हमें फिर से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को वापस लाने में हमारी सहायता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरे पंक्ति में मैं आती हूँ। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी से चलेगी, साबरमती, साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवल्लमलई और दक्षिणेश्वर, इन चारों जगहों की बात क्यों बताई गई है? देखिए यहाँ से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे साबरमती में आप लोग को पता ही है कि वहाँ पे गांधी जी वहाँ पे रहकर वो शांति प्रतीत करते, वहाँ पे उन्होंने आश्रम भी तैयार कराया था, और नमक का जो कानून जो तैयार हुआ था उसके लिए वो मार्च भी वहीं से किए थे, हाँ, साबरमती नदी के वहाँ से। तो इसीलिए साबरमती, पांडिचेरी इसे विशेष बनाया जा रहा है। यहाँ से ऋषि अरविंद के बारे में हम जान पाते हैं। फिर तिरुवल्लमलई, जहाँ पे रमण महर्षि, तिरुवल्लमलई कहाँ है? तमिलनाडु। तो वहाँ पे ये जो रमण महर्षि जो थे, जो 20वीं सदी के थे, तो ये कुछ और दक्षिणेश्वर तो आपको पता ही होगा दक्षिणेश्वर के बारे में। तो इस प्रकार से ये चारों जो जगहों के नाम बताए गए हैं, अंत में जब सब कुछ सर्वशांत हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और कोई चारा नहीं रहेगा, जब ये मशीनीकरण के पीछे जो मनुष्य दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते वो अपना सब कुछ लोभ के कारण सब कुछ छोड़ते जा रहे, वो आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, तो जिसके कारण वो मशीनीकरण की तरफ भाग रहे हैं। तो अंत में एक ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तब ये चारों जो यहाँ पे जगहों के बारे में बताए गए हैं, साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवल्लमलई और दक्षिणेश्वर, यहीं से ही उस ज्ञान का प्रकाश, उस शांति का प्रकाश हमें प्राप्त होगा। ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। जब ये जो दुनिया में विभिन्न प्रकार के ये जो परमाणु बम से सब कुछ नष्ट होते जा रहे हैं, मनुष्य मर रहे हैं, मशीनीकरण के कारण कितना कुछ हमारा नष्ट हो रहा है। एक तरह से हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारी क्षति भी बहुत हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है? सब कुछ नष्ट विनष्ट होता जा रहा है, सब में भाईचारा नष्ट होता जा रहा है, सब अपने में ही जैसे सिकुड़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो यहीं से ही, इन्हीं मूल्य पीठों से हमें शीतलता की धारा प्राप्त होगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ, देखिए संततियाँ अर्थात यहाँ पे पीढ़ियों के बारे में बताई जा रही है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जो हमें आगे बढ़ना है, अब और कुछ करना है, और कुछ करना है, लोभ बढ़ता ही जा रहा है। तो वो थकने वाली है, एक ना एक दिन वो भी थक जाएंगे। ये जो पीढ़ियाँ जो है, हमें ये चाहिए, हम और आराम से जिएंगे, हम और आराम करेंगे। आराम करते करते ऐसा रहेगा कि आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उसी समय वहाँ पे शीतलता, यही पीठ आपको प्राप्त करवाएंगी। तो देखिए, रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएगी। तो ये जो पीढ़ियाँ जो हैं, जो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रही है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, जो लोभ में आगे बढ़ती जा रही है, जो हमें ये चाहिए, वो चाहिए, जो इनका जो डिमांड जो है, जो इनकी चाह जो है, वो कम नहीं हो रही है, तो ये भी एक ना एक दिन थक जाएंगे। और उन्हें शांति कहाँ से प्राप्त होगी? जो पीपल की छाया बताई जाइए, अर्थात यहाँ पे पीपल का पेड़ नहीं। और एक बात है, रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ थकने वाली हैं। आप जानते होंगे कि मृग जो होता है, वो रेगिस्तान में जब छाया देखता है पेड़ का, तो सोचता है वहीं कहीं पानी होगा, तो वहीं वो दौड़ता हुआ भागता जाता है।
और जब वहाँ पे वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे कोई पानी का बूंद भी वहाँ नहीं मिलता, तो वो तृष्णा से वो मर जाता है, जिसे हम मृग तृष्णा, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग मृग तृष्णा के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो रेगिस्तान में दौड़ती हुई संतति, तो ये जो पीढ़ियाँ जो है ये कुछ पाने की चाह में भागते जा रहे, सोच रहे ये उन्हें भ्रम हो रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा, लेकिन क्या उस भ्रम में वो जाते आते वो थकते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा अनुरूप सब कुछ नहीं पा ले सक रहे हैं, है ना। तो वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगे। तो पीपल की छाया अर्थात यहाँ पे बुद्ध जी की जो उद्देश्य हैं उनको बताया जा रहा है कि अंत में वो इन्हीं से ही वो शांत होंगे, इन्हीं से ही उनकी तृष्णा मिटेगी। तो इन्हीं पीठों के बारे में, आप पीपल की छाया जो बोध गया उस पवित्र स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो यही उन्हें वापस लौटाएगी। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी को नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। तो मनुष्य किससे हारेगा? अपने ही आविष्कार से हारेगा, अपने मशीनीकरण, अपने आविष्कार जिसके पीछे वो भागे जा रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे ये मिल जाएगा, मैं और आराम प्रिय जिंदगी व्यतीत करूंगा। ये आराम प्रिय जिंदगी व्यतीत करने की चाह में वो सबसे दूर हटता जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे कवि ने बड़े सत्य रूप से ये कहा है कि मनुष्य और किसी से नहीं, अपने ही आविष्कार से हारेगा। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। देखिए इस पंक्ति में आपको साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ पे दिनकर जी जो थे वो गांधीवादी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उन्होंने गांधी जी के बारे में इतनी सुंदर रूप से कहा है कि गांधी कहते थे अवकाश बुरा है। तो ये तो सचमुच अवकाश मतलब बेकार रहना। अगर इंसान बेकार रहेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। मतलब इंसान को चाहिए कि हमेशा वो किसी न किसी काम से जुड़े रहे, क्योंकि जब वो बैठा रहेगा बेकार, तो हम जानते ही हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कवि इन कथनों के द्वारा, इस कविता के द्वारा, इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी ने भी कहा है कि बैठे नहीं रहो, कुछ ना कुछ करो। यहाँ पे गांधी जी ने कुटीर उद्योग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। जिसके पास कोई काम नहीं है तो कम से कम वो चरखा चलाओ, वो सूत काटने का काम करो। तो उन्होंने कुटीर उद्योग के प्रति बहुत ज़्यादा सबको प्रेरणा दिया था। जब अवकाश बढ़ता है, आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है। ये बहुत ही सत्य बात है कि जब अवकाश बढ़ता रहता है, जैसे देखिए अभी का जो समय है, अभी ये कोरोना जो हर जगह फैल गया है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, सब घर में बैठ गए हैं, काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मनुष्य क्या टेंशन से त्रस्त हो जा रहे हैं, काम के लिए वो सोच रहे क्या किया जाए, लेकिन उन्हें कोई आसरा मिल नहीं रहा है, सब कोशिश किए जा रहे हैं अभी। तो जब अवकाश बढ़ता है, आदमी की आत्मा जो वो ऊँघने लगती है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रखो। तो करघे पर जगाए रखो मतलब आप कपड़े बुनो। खाली आपके पास अगर कोई काम नहीं है तो आप कपड़े बुनो, लेकिन काम करो। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। तो देखिए ये जो समय आ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि अवकाश वाली सभ्यता हमारे पास आ जाएगी, जो आ रही है। आप देखिए ये जो अभी समय जो चल रहा है, ये कोरोना का जो समय चल रहा है, ये क्या कर रहा है, सबको घर में बिठा दिया है, सब काम छूटते जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है, जो ज़्यादा दूर नहीं है। कवि जो रहते हैं ये तो हम जानते हैं कि वो बहुत कल्पना की जगत में चलते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ ऊँघ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। मतलब यहाँ पे मनुष्य की सोच क्या है, हम खाएंगे, पिएंगे, मस्त रहेंगे, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी सोच में वो क्या कर रहा है, वो मशीनीकरण को बहुत ज़्यादा प्रयोग में ला रहा है। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, केवल काम का होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसे काम का अभाव हो जाएगा। सब कुछ है लेकिन काम नहीं है। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त हो जाएगा। उसके सामने एक ऐसा दिन आएगा जब उसके सामने कोई काम नहीं है, वो उसी से ही वो त्रस्त होकर वो एक दिन
मरने को उसका जी चाहेगा कि क्या करे, अब हमारे पास और कोई आसरा नहीं, तब मृत्यु के सिवाय हमारे सामने और कोई जगह भी नहीं है। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। अंत में लोग यही समझेंगे कि पूरा जो विज्ञान का भार पूरा जो भार अगर हम विज्ञान पर डाल देंगे तो ये बहुत बुरा है। हम अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा भाईचारा, सबके प्रति सहानुभूति, ये सब कुछ दूर होता जा रहा है और मशीनीकरण बहुत आगे बढ़ती जा रही है। तो आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। तो देखिए यहाँ पे कवि ये नहीं कह रहे हैं कि सारा दिन 24 घंटा आप काम करो। जो काम कर रहे हैं उसे आराम भी चाहिए, मतलब काम के साथ अवकाश, इन दोनों का संतुलन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो व्यक्ति बहुत काम करते हैं तो उसे आराम की भी ज़रूरत है। तो देखिए ये कविता समाप्त होती है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सभ्यता, हम भाईचारे, सहानुभूति, इन सबको जगाए रखना चाहिए और पूरी तरह से मशीनीकरण के ऊपर डिपेंडेंट होना ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.